कोई विवाद ही नहीं है जी, दैट्स व्हाट दे क्लेम राइट। एट द मोमेंट विद अस आई थिंक वी हैव डॉक्टर सुधीर ढोणे अपने अकोला से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हाउ आर यू सर, हाउ आर यू? फाइन 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 सर, फाइन। नमस्कार। वंडरफुल वंडरफुल सर, वंडरफुल। तो सर वो क्या बोल रहे हैं मोदी जी के, राहुल गांधी जो है वो इटली भाग जाएंगे, अखिलेश ये दूसरे शहजादे जो हैं यूपी के, और वो कौन है बिहार के शहजादे कुछ और हैं, ये कौन, ये क्या है? मतलब कुछ समझ में आया सर आपको? पहले जैसे बोला करते थे मुझे पूरी समझ में सोनिया गांधी जी जो है वो इटली भाग जाएंगी, ये 91-92 की बात है। ये अभी तक खत्म नहीं हुआ सर, मतलब पूछ रहा हूँ आपसे। परिवारवाद के प्रोडक्ट सब भागने वाले। अच्छा, ऐसा है सर जी। जब मोदी जी ये बात बोलते हैं तो हमको बहुत खुशी होती है। इसीलिए खुशी होती है कि हमको दिख रहा है कि मोदी जी पूरे तरह से निराश हो गए। जब वो निराश होते हैं, जब उनको लगता है कि अब जनता नहीं मान रही, तो ऐसी बातें करते हैं वो। पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, ज्यादा बच्चे, घुसखोर घुसपैठी है, ये सब जो बातें हैं, जब उनको लग रहा है कि लोग अब अपने अपने साथ में नहीं आ रहे हैं, लोग भाजपा से नाराज हो गए, उनको लाने के लिए नए नए फंडे बोलते हैं। तो जब ये ऐसा बोलते हैं, मैंने 2017 के इलेक्शन में, बिहार के इलेक्शन में भी देखा था, जब मोदी जी ने बोला था कि बिहार में अगर बीजेपी हार गई तो पाकिस्तान में फटाके फूटेंगे, तब मैंने कई लोगों को बताया था कि बीजेपी हार रही है। तो मोदी जी ऐसा बोल रहे हैं कि बीजेपी हार गई, तो अब वो पाकिस्तान को बीच में ला रहे हैं, इसका मतलब उनके सब हथियार फेल हो गए। अब पाकिस्तान का हथियार, अब इटली का हथियार, अब ये भाग जाएंगे, इटली चले जाएंगे, ये सब जो बातें हैं ना, ये उनकी निराशा दर्शाती है कि वो हार रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा। मैं मानता हूँ सोनिया जी का जन्म जो है वो ओरबासानो नाम एक जगह है सिसिली में, ओरबासानो नाम की एक जगह है, वहाँ पर हुआ। लेकिन अपनी तकरीबन 80% 85% जिंदगी जो है वो तो उन्होंने भारत में बिताई है। वो तो हम सबसे ज्यादा बड़ी भारतीय हैं। मैं तो ये मान करके चलता हूँ। उन्होंने अपनी सास को खुद मतलब शहीद होते हुए देखा, अपने हस्बैंड को शहीद होते हुए देखा, और उनसे क्या कुर्बानी चाहते हैं? मतलब मेरी समझ के बाहर। नहीं, बिल्कुल सही बात, नहीं सही बात है। देखिए, एक बात बोलता हूं मैं कि सोनिया जी के पास जो नैतिकता है वो पूरे हिंदुस्तान में किसी भी नेता में नहीं है। आपको मैं बात बताता हूँ कि छोटे से छोटे कारणों की वजह से उन्होंने लोगों से इस्तीफे लिए। मैंने इसके पहले बताया था कि जब दिल्ली में बॉम्ब स्फोट हुए और शिवराज पाटिल जो गृह मंत्री थे हिंदुस्तान के, तो वो एक बार 4 कपड़े बदले, न्यूज आ गए, उन्होंने बोले आप रिजाइन कर दो। तीन मैंने विलासराव देशमुख के बारे में बताया, जो भी है 3 बार 4 बार जो भी है ये। हाँ, तो विलासराव जी को भी उन्होंने सिर्फ उनके लड़के को लेके गए वहां होटल में राम गोपाल वर्मा के साथ, इसलिए उनको रिजाइन करने को बोला था। जी। अशोक राव चौहान साहब ने उनकी सास को एक फ्लैट दिया था। प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि मैडम, अशोक राव चौहान से गलती जरूर हुई है, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं है कि आप उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को कहे। इतनी बड़ी गलती नहीं है, गलती हुई है जरूर, इतनी बड़ी नहीं है कि आप इतनी बड़ी सजा दो उनको। फिर भी सोनिया जी ने कहा कि नहीं, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और जो हिंदुस्तान के गरीब बच्चों के लिए जो लाया RTE, राइट टू एजुकेशन, वो किसी ने लाया? वो सोनिया जी की देन है। RTI, माहिती का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये किसने लाया? सोनिया जी ने लाया। उस वक्त कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि मत लाइए सोनिया जी ये कानून, अपनी इसके पहले सरकार थी, हो सकता है अपन दिक्कत में आ जाएंगे, लोग इसका दुरुपयोग करेंगे। सोनिया जी ने कहा कि नहीं, जनता का अधिकार है, वो मिलना चाहिए, वो कोई दिक्कत आएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आज जो RTI आया वो सोनिया जी की वजह से आया। RTE लाया, RTI लाया, और अभी खत्म हो गया। उस दिन सोनिया जी की तबीयत और अभी खत्म हो गया। नहीं, अब तो खत्म होगा। अभी इनको तो कहाँ कोई जवाब मिलता है? डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। नहीं, मोदी जी को अभी चाहिए नहीं डेमोक्रेसी। वो तो डेमोक्रेसी, दो लोग जो बोल रहे हैं कुछ गलत नहीं बोल रहे कि 2024 के बाद अगर वो जीत गए 24 में, तो बाद में इलेक्शन ही नहीं कराएंगे। वो बोलेंगे जनता 3 बार थी, हमको काहे के इलेक्शन का कैसा खर्चा करते फालतू पैसा।
जानते हो हम ही जीत गए ऐसा समझ के चलो। सुधीर अब जी, इलेक्शन आप हम ही रहेंगे जब नागपुर तक से है। बहुत करीब हो। सुधीर जी, आप नागपुर से बहुत करीब हो। यहाँ पर ऐसे हाँ। बातें चल रहे हैं कि एक नितिन गडकरी जी को हराने के लिए मोदी जी, अमित शाह जी और देवेंद्र फडणवीस सब एक साथ आ गए और उनको कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं उनको हराने के लिए, गडकरी जी को। और वहां के एक स्पोक्सपर्सन बजाज साहब के शो में थे, उन्होंने खुद कहा कि सचमुच ये है कि लाखों जो बीजेपी के वोटर है उनके नाम लिस्ट में नहीं था। तो आप पास हो नागपुर के, क्या ये कुछ सच्चाई है इसमें? नहीं, ऐसा है कि इसके पहले 5 साल पहले जब गडकरी खड़े हुए थे तो उनके खिलाफ नाना पटोले जी खड़े हो गए थे। अब नाना पटोले जब उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, नाना पटोले सिर्फ बीजेपी के एक्स एमपी थे जो 2017 में उन्होंने रिजाइन करके फिर गडकरी जी के खिलाफ खड़े हो गए। और नाना पटोले जी जो है वो भंडारा के हैं, वह नागपुर के नहीं है। फिर भी वो सिर्फ 2 लाख वोटों के अंतर से हार गए थे। और अब वहां पे जो खड़े हैं वो है ठाकरे, विकास ठाकरे। तो विकास ठाकरे जो है वहां के मेयर रह चुके हैं और अभी एमएलए इसके पहले मेयर रह चुके हैं और वो कई सालों से वहां पे काम कर रहे हैं। उन्होंने 9 इलेक्शन लड़े, जीते हैं। पिछले बार सिर्फ हारे थे विधानसभा का, बार बार जीते हैं वो। तो विधानसभा में जीते हैं, महानगर पालिका में जीते हैं। तो वो एक जनाधार वाले नेता है, लोकल के है। और गडकरी जी की तबीयत भी खराब रहती है हमेशा, और हो सकता है उनका अंदरूनी हो सकता है, लेकिन उसमें उन्होंने मदद की नहीं की ये बात अलग है। लेकिन हमारा उम्मीदवार बहुत मजबूत था। विकास ठाकरे एक मजबूत कैंडिडेट थे और एक कुंभी समाज के थे। उनको पूरे कुंभी वोट भी मिले होंगे, उनको मुसलमानों के वोट मिले, उनको दलितों के वोट मिले। वहाँ बाला साहब अम्बेडकर, जो प्रकाश अम्बेडकर साहब, उन्होंने भी उनको सपोर्ट किया था विकास ठाकरे को। तो उनको दलितों के वोट, उनको मुसलमानों के वोट, उनको कुंभी समाज के वोट, तो यही वोट, यही तो वोट इतने होते हैं कि वो जीत के करीब जा सकते हैं। लेकिन ये तो चीज मुझे है, तो पूरी उम्मीद है कि हाँ सुधीर ढोने साहब, हाँ ये चीज हाँ है हाँ कि इस बार देखा गया है कि बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक यानी मुसलमान जो हैं ज्यादातर और क्रिश्चियंस जो हैं उन्होंने जबरदस्त तरीके से वोटिंग करी है। मतलब सबसे पहले जो क्यू में खड़े हुए थे वो ज्यादातर मुसलमान थे, मुस्लिम थे या क्रिश्चियंस थे। मुंबई में तो ये देखा गया है, बाकी जगह पे सब तरफ वैसे आपको मालूम होगा। जी जी बताएं। नहीं, वैसे सब तरफ है। उसका पूरा क्रेडिट मोदी जी को है। मोदी जी और बीजेपी को उसका पूरा क्रेडिट। उन्होंने जैसे नारा लगाया अब की बार 400 पार, लोग डर गए। उनको लगा अपने को देश से निकाल देंगे लोग, तो ऐसे लोग है ये। 400 आ गए तो संविधान बदल देंगे, इसलिए रोकने के लिए चलो, अपने आप आ गए वो। वही कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, शिवसेना के लोगों ने उनको घर से नहीं निकाला, वो खुद होके आ गए। और जो मंगलसूत्र का मामला है सर, और भैंस का जो मामला है, पहले 15 लाख देने की बात हुई थी और अभी भैंस के ऊपर आ गए सर, ये बताएं सर। हाँ, तो ऐसा है। नहीं, वो मोदी जी का ऐसा है, मैंने आपको बताया कि जब इलेक्शन, ये उनके इलेक्शन हारने का परिणाम दिख रहा है। ये क्यों बोलते हैं, इसका कारण है कि वो इलेक्शन हार रहे हैं। देखो, मोदी जी के पास पूरा इंटेलिजेंस है, उनको मालूम रहता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और वो खुद भी, मैंने बताया, वो जमीन से जुड़े हुए नेता है, उनको जनता के दिल में क्या चल रहा है उनको पता रहता है। लेकिन अब क्या है कि वो कर सकते थे देश का भला, लेकिन वो अपने दोस्तों का भला करने के चक्कर में इस देश का भला करने से रह गए। तो उन्होंने अपने दोस्तों का ही भला चाहा। मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं को अपील किया। उन्होंने कहा मैं इस्लाम के खिलाफ हूं, ना मुसलमान के खिलाफ हूं। मेरे सिंसियरिटी आप जानना चाहते हो तो मुस्लिम बहनों से पूछिए। ट्रिपल तलाक के मदद से उनको न्याय दिला दिया। ट्रिपल तलाक, मुस्लिम बहनों से पूछिए। आवास योजना में घर मिला, क्या मैंने डिस्क्रिमिनेशन किया? आयुष्मान कार्ड जब लेके जाते थे, क्या मुस्लिम बहने को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा? वैक्सीनेशन के वक्त क्या डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा? तो मुस्लिम बहनों से अपील किया कि आप मेरे सिंसियरिटी मुस्लिम बहनों से पूछो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कितने सिंसियर है। क्या वो अपील टच करेगा सुधीर साहब? नहीं, ऐसा है, देखिए, महिला क्या सिर्फ अकेली रहेंगी? आप महिलाओं के बारे में, उनके बारे में सहानुभूति बता रहे हैं, और उनके बच्चों के बारे में क्या राय है आपकी? उनके हस्बैंड के बारे में क्या राय है? आप तो खुल के मुसलमान हिंदू बात कर रहे हैं कि ये 15% जो है इस देश के जीडीपी का जो ये इनकम है, वो चाहती है कांग्रेस की ये 15% ये उनको दे दिया जाए जिनके बच्चे ज्यादा है, मुसलमानों को दे दिया जाए जो घुसपैठिया है। इस तरह से बात कर रहे, खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। दूसरी तरफ महिलाओं को कहते हैं कि भाई आप आ जाओ। जो ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा है ना, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, वो जो मोदी जी ने जो बोले लाया है, तो वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक वो शरीयत में है नहीं।
मैंने बहुत से मुस्लिम धर्मगुरुओं से बात की है, तो वो बोले इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को कुरान में, शरीयत में मान्यता ही नहीं है, ये चलता ही नहीं। एक झटके में आप अगर 3 बार तलाक 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 बोलेंगे तो वो मान्य नहीं होगा। तो वो मोदी जी ने ऐसा कुछ नया थोड़ी किया है, वो तो उनके धर्म के हिसाब से, मुस्लिम धर्म में जो प्रथा थी तलाक, ट्रिपल तलाक की, वो ट्रिपल तलाक उसका है कुछ समय रहता है कि ये 2 महीने का समय है और उसके बाद और 2 महीने का समय, ऐसा समय देके 3 बार बोलना पड़ता है। करेक्ट। एक झटके में। डॉक्टर धोने साहब, हाँ, ये अभी किशोर तिवारी साहब हमारे साथ थे, उद्धव ठाकरे हाँ, सेना के, उन्होंने कहा कि देखिए अगर दोबारा इस बार भारतीय जनता पार्टी की दोबारा 300 से ऊपर सीटें आ जाती हैं तो पूरा विपक्ष आंदोलन के लिए तैयार है, हर जगह पर इसके खिलाफ आंदोलन होगा, क्योंकि कोई मानने को तैयार नहीं है इस बार कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी ज्यादा सीटें आ सकती हैं। आपका क्या सही कहना है बात इसमें? नहीं, बिल्कुल सही बात है, नहीं आ रही ना। ये तो बात आप देखिए, मोदी जी के भाषण आप देखिए, आप जब से प्रधानमंत्री बने तब से आप उनके देखिए, मैंने 17 से देखा है कि जब चुनाव हारते हैं, जहां उन्होंने भाषण दिए किस तरह से दिए, रिजल्ट देखिए, उनको पता रहता है चुनाव हार रहे हैं। अभी जो मोदी जी बोल रहे हैं ना, मंगलसूत्र, भैंस और ये सब जो बातें हैं, इटली बिटली भाग जाएंगे, पाकिस्तान वगैरह जो भी बातें हैं, ये दर्शाता है कि मोदी जी चुनाव हार रहे हैं। आप पक्का यकीन रखिए। तो और ये मोदी जी से ज्यादा किसी को मालूम नहीं है वो हार रहे हैं। वो देखो, वो मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं तो उनकी तारीफ करता हूँ कि जनता की नब्ज उनको मालूम है, उनको सब मालूम है। लेकिन आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं क्या? नहीं, जनता की नब्ज मालूम है, लेकिन जनता के लिए कुछ करते नहीं। उनको मालूम है जनता के दिल में क्या चल रहा है, इसलिए वो जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बीजेपी ज्वाइन करने की बात नहीं, मैं उनकी अच्छी बातें बोल रहा हूँ और उनको समझ में आएगा हार रहे हैं, इसीलिए वो ऐसी बात कर रहा है, ऐसा बोल रहा हूँ। तुष्टिकरण आप हमेशा करते रहे और तुष्टिकरण ने इस देश को बिगाड़ दिया, देश को पीछे कर दिया, मोदी जी का कहना है। और मुंबई के रैली में राज ठाकरे जी ने भी शाह बानो वाले केस में राजीव गांधी जिस प्रकार से ऑर्डर को कैंसिल करके अपना जो पूरा उल्टा कर दिया था, तो एक तुष्टिकरण का बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल था मोदी जी का कहना, बार बार अमित शाह जी वही कर रहे हैं। तो ये तुष्टिकरण क्या ये कंटिन्यू, हाउ डू यू बिलीव कि तुष्टिकरण के राजनीति से आप प्रेरित नहीं है? बिकॉज ये ग्लोरिंग एग्जाम्पल्स है जहां तुष्टिकरण, अभी राम मंदिर है, आर्टिकल 370 है, अलग अलग चीज है, सीएए, एनआरसी। तो व्हाट इज गोइंग द कांग्रेस रोल? आप कैसे कन्विंस करोगे कि तुष्टिकरण से आप दूर है? नहीं, ऐसा है कि देश चलाना है तो देश की सभी जनताओं का ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी जो मांग है, उनके दिल में क्या है, सबके खुश रखने का प्रयास करना पड़ेगा। ये तो हर कोई नेता करता है। मोदी जी भी बोलते हैं कि मैंने मुसलमान बहनों के लिए ऐसा किया वैसा किया, वो ये भी तुष्टिकरण बोलेंगे, फिर इसको भी वो भी लोग अपील कर रहे हैं कि मैंने आपके लिए ऐसा किया, वो मुस्लिम महिलाओं का तुष्टिकरण ही कर रहे हैं ना। बात दूसरी बात ऐसी है कि राजीव गांधी ने जो कहा था, तो ये जो है हिंदुस्तान के संविधान में ऐसा है कि आप अपने धर्म के हिसाब से देखिए, मुस्लिम का जो कानून है, मैरिज एक्ट, जो समान नागरिक कायदा बोलते हैं इसको, सिविल कॉमन कोड जो बोलते हैं, उसमें सिर्फ 3 बातें अलग है कि मुसलमानों के लिए रूल अलग है, हिंदुओं के लिए रूल अलग है। उसमें है शादी का मामला, उसमें है जो दत्तक लेते हैं, गोद लेते हैं उसका मामला, और ये जो उनको बोले जो मराठी में हम पोडगी बोलते हैं, उसको जो बाद में देना पड़ता है कि भाई आप ये ले रहे महर, हाँ महर। तो ये जो है, ये बातों में हिंदू और मुसलमानों का कानून अलग अलग है। तो मुसलमानों का कानून उनके धर्म के हिसाब से, हिंदू का कानून अलग है। अब इसमें क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद लोग सब मौलाना ने गए और बोले कि ये तो हमारे धर्म में मदाखलत हो गई, हस्तक्षेप हो गया। अब देखिए आप, ये ऐसा हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया, हमारे वकील बराबर नहीं थे, उन्होंने बराबर समझाया नहीं, ये तो संविधान ने जो हमको अधिकार दिया उसके खिलाफ में जा रहा। संविधान में बोला था कि आप अपने धर्म के हिसाब से कर सकते हैं। और ये जो सिविल कॉमन कोड की जो बात करते हैं हमेशा, उसमें जो मुसलमानों और हिंदुओं के लिए अलग अलग रूल है, वो हिंदुओं के लिए अलग रूल है, मुसलमानों के लिए अलग रूल है। धर्म के हिसाब से रहने की उनको आजादी है, तो उसमें हो सकता है कॉन्ट्रेडिक्टरी हो गया। नॉर्थ ईस्ट में भी है अलग रूल, उसमें क्या है, नॉर्थ ईस्ट के रूल्स अलग हैं, कई स्टेट के गढ़वाल के रूल्स अलग हैं,
For example, polyandry is still followed in some parts of the hills. And नहीं in तो fact, Adivasis have different rules अभी altogether. अभी राजीव गांधी जी की ये बात निकालते हैं कि उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की बात की है, उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोल के हिंदू को ये खुश करने का प्रयत्न किया था कि भाई नहीं, हिंदू लोगों की डिमांड है तो मंदिर का दरवाजा खोल दिया था राम मंदिर का। ये क्यों नहीं बताते हैं? ये तो उनको तो हिंदुओं को भी खुश रखना है, मुसलमानों को भी खुश रखना है, इस देश के हर नागरिक को खुश रखने का प्रयास राजीव गांधी जी ने किया था। तो इसमें जो लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? किया था राजीव गांधी नहीं, डॉक्टर सुधीर डोने, इसमें इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? जैसे राजीव गांधी की अभी बात करते हैं, मोदी, पूरी बात सुनने सर, अब वो बहुत पुरानी बात हो गई। राजीव गांधी की बात करते हैं, इंदिरा जी की बात करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं। अब लोगों को समझाना पड़ता है, जो यंग जनरेशन है, कि पंडित नेहरू कौन थे, लोगों को याद भी नहीं है। तो क्या उसका कोई प्रभाव पड़ेगा सर? नहीं, वो ये बातें कौन निकालता है? मोदी जी निकालते हैं। जब उनको बोलने के लिए कुछ नहीं कि 10 सालों में मैंने इतनी नौकरियां दिए, मैंने किसानों के दाम दुगना किया, मैंने किसानों को ये मदद किए, मैंने इस देश की बेरोजगारी को हटाया, मैंने रोजगार दिया, मैंने महंगाई कम किए, मैंने इस देश का इस तरह से विकास किया, ये बोलने के लिए जब उनके पास मुद्दे नहीं रहते तो फिर वो शुरू कर देते हैं ये इस तरह की बातें, हिंदू मुसलमान प्रदीप जी। दो साहब, वो रिपोर्ट कार्ड जो मोदी जी लेके घूमते हैं, एक तो गरीब कल्याण योजना है कि 80 करोड़ लोगों को खाना, पीएम किसान सम्मान, उज्ज्वला योजना करीबन 10 करोड़ लोगों को फायदा, फिर आयुष्मान में करीबन 11 करोड़ लोगों को फायदा, हर घर नल से जल 12 करोड़ लोगों को फायदा, हर घर शौचालय करीबन 11.5 करोड़ लोगों को फायदा। तो ये स्वच्छ भारत, तो ये क्या लाभार्थी सोचेंगे नहीं वो लाइन में वोट करते वक्त कि मोदी जी ने बहुत सारी चीज हमको किया है? लोगों को सब मालूम है कि ये सब योजनाएं कांग्रेस की थी, इन्होंने नाम बदल दिए हैं। हर एक योजना कांग्रेस की योजना है। अब सोनिया जी आई थी नागपुर में 2013 में, उन्होंने लाई थी, ये नाम था उसका राजीव गांधी जीवनदायी योजना, गरीबों को मुफ्त इलाज, राजीव गांधी जीवनदायी योजना नाम दिया था, इन्होंने अभी बदल दिया, महात्मा फुले योजना कर दिया महाराष्ट्र में। तो ये जितने भी स्कीमें हैं, तो ये सब कांग्रेस के जमाने से लागू हुई। खाद्य सुरक्षा, गरीबों को जो खाना मुफ्त में खाना, जो अनाज जो है कम दामों में अनाज, ये तो सोनिया जी के उपस्थिति में बिल पारित हुआ था। उस दिन सोनिया जी की तबीयत खराब थी और सोनिया जी को बोला था कि नहीं आप आराम करो, तो सोनिया जी ने कहा कि नहीं, आज वो अन्न सुरक्षा बिल आ रहा है, ये तो मेरा महत्वाकांक्षी बिल है, मेरी ये बहुत इच्छा थी, ये बिल आना चाहिए, इसमें कानून बनना चाहिए, तो मुझे रहना जरूरी है। उनकी तबीयत खराब रहने के बाद वो आई थी। तो आज जो आप 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की बात करें, ये कांग्रेस की योजना है। जो गरीब लोगों के मुफ्त इलाज, ये भी कांग्रेस की योजना है। सब योजनाएं कांग्रेस की थी, नाम बदल दिया। लोगों को मालूम है कि ये कि पहले मोदी जी के ने लाई, ऐसा नहीं है, लोगों को मालूम है। और जो इसके पहले मेजर चीज जो मोदी साहब कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट इंडिया में कोई प्राइम मिनिस्टर इतना काम नहीं किया जो मैंने किया हूं, वो है 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, आर्टिकल 370, डिजिटल रेवोल्यूशन, राम मंदिर 500 साल के बाद पुनर्निर्माण, 1 रैंक 1 पेंशन, बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो क्या ये 1 नेशन 1 टैक्स, तो क्या ये इंप्रेस नहीं होगा लोग जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से? सुधीर दोने साहब, अच्छा, मोदी जी ने जो बोला है अभी कि ये हमने 500 साल के बाद मंदिर बनाया, आज मैं उनका कुछ तो भी इंटरव्यू सुन रहा था कहीं, तो भी उसमें बताया उन्होंने कि जो केजरीवाल जी को जो सजा हुई और वो जो झारखंड के सीएम को भी जो सजा हुई, जेल में गए, तो उसमें हमारा क्या है? कोर्ट ने डिसीजन दिया है, वो हम थोड़ी बताते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, कोर्ट ने दिया है। राम मंदिर के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं वैसा, वो कि कोर्ट ने दिया है, वो भी राम मंदिर का भी जो डिसीजन था वो कोर्ट ने दिया था। इन्होंने तो बाद में ऐसा माहौल बनाया कि हमने किया है, कोर्ट ने डिसीजन दिया था। जब केजरीवाल को अरेस्ट करने का बोल रहे आपको कोर्ट ने डिसीजन दिया है, तो ये भी तो कोर्ट ने डिसीजन दिया था ना राम मंदिर का। और ये जो बोलते हैं ना मोदी जी की हमने किया, ये सब लोगों को मालूम है। लोग कोई 2014 के बाद थोड़ी वोटर बने, इसके पहले भी वोटर थे और लोगों को इसके पहले भी सुविधाओं का लाभ मिला था। तो ये जो बोलते हैं सब आर्टिकल 370 तो क्रेडिट वो बोल रहे कि अमित शाह जी कह रहे हैं कि किसने किया आर्टिकल 370? आर्टिकल 370 में कई बार बदलाव हुए,
कई बार बदलाव हुए, वैसा भी वो पूरा खोखला हो चुका था। अब उसमें भी एक उन्होंने किया उनके दोस्तों को देने के लिए, कि जमीन देने के लिए वो इतना एक प्रावधान कर दिया उन्होंने, पूरी तरह से कैंसिल नहीं हुआ 370 कलम। वो उसमें वो प्रोविजन हटा दिए कि भाई बाहर के लोग यहाँ जमीन ले सकते हैं, लेकिन वो पब्लिसिटी करने में बहुत माहिर है, इसलिए वो बोलते हैं ऐसा कि ये 370 कलम हटा दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, जीरो टॉलरेंस टू टेरर, बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक। तो ये तो दिखा है बॉर्डर के, नहीं, घर में घुस के नहीं, अब घर में घुस के मारेंगे बोल रहे हैं। चीन में अपने घर में आ गया, उसने बस्ती बना लिया वहां पे, और बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद में बोल रहा कि वो हमारे एरिया में आगे चाइना ने घर बसाए, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बताया ये बात। तो ये क्या झूठ बात है? उन्होंने बस्ती बताया, कहाँ घर में घुसने की बात करते हैं? चीन को लाल आंख दिखाना चाहिए, चीन को लाल आंख तो दिखाए नहीं उन्होंने, चीन वालों ने इनको लाल आंख दिखाए, रे चुप बैठ गए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 22 साल से आपने लटकाया, मोदी जी ने 2 दिन में दोनों सब क्लियर करके उसको बिल बना दिया। नारी शक्ति 33% रिजर्वेशन फॉर वुमन। तो क्या ये अचीवमेंट नहीं है जो आपने 22 साल लगा दिया, मोदी साहब ने 2 दिन में उसको पारित कर दिया? नहीं, इसके पहले भी ये जो बिल तैयार हुआ था, कांग्रेस के वक्त ही तैयार हुआ था, इनका ही विरोध रहता था। जब भी कोई अच्छी बात करने की, जब कंप्यूटर लाए थे कांग्रेस के जमाने में, तो अटल जी ने बैलगाड़ी पे रैली निकाली थी कि ये तो देश को बेरोजगार करने का है, जो 10 लोग काम करते अकेला कंप्यूटर काम करेगा, 9 लोग क्या करेंगे? तो जो भी अच्छी चीजें का सबसे पहले बीजेपी ने विरोध किया था, और अभी जब उनको लगा कि नहीं अभी जरूरत है, तो अब उसका क्रेडिट ले रहे हो। इसकी सब शुरुआत कांग्रेस के जमाने में हुई। तो आपके मुताबिक सर कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही हैं इस बार? नहीं, अभी तो देखिए कांग्रेस और मित्र पक्ष मिला के जो इंडिया अलायंस है वो जीत रहा है। जीत रहा है इंडिया अलायंस। कितनी सीट तो देखिए अभी 280 के पास तो सबकी आएगी, कांग्रेस की अकेले की करीब 250 से 200 की सीट बीच आ रही कांग्रेस। तो सर ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज में अपनी जो जिसमें माहिरता प्राप्त है उनको, जैसे महाराष्ट्र में 2 शिवसेना हो गई, 2 एनसीपी हो गई, कांग्रेस के भी बड़े दिग्गज नेता जो हैं उस तरफ चले गए। एक बार रिजल्ट आ गया, क्योंकि बीजेपी वाले कहते हैं रिजल्ट जो भी आए सरकार तो कांग्रेस बीजेपी की बनेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अभी देखिए ये जो है अजित पवार साहब, अजित पवार के पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल रही, 0। और इनके शिंदे जी के साथ 12 एमपी थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 12 में से बड़े मुश्किल से 3 लोग आएंगे तो आएंगे, वो भी नहीं बोल सकते। इतनी बुरी पोजीशन है। मैंने इसके पहले बताया कि कांग्रेस अलायंस के 26 और उनके 22 ऐसे आने वाले हैं, आपने देख लेना। और बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं सर, बड़े आशावादी हैं आप। और वो तो ये हकीकत है। नहीं, अभी देखिए शरद पवार साहब ने 35 सीटें बोली है, बहुत सारे चालों ने 35 बोले, मैं 35 तो नहीं बोल रहा, लेकिन मैं बोलता कम से कम 26 आएंगे। और दूसरी चीज ये भी है कि इस बार जो लोग यूपी पूरा घूमे हैं और बिहार भी पूरा घूम रहे हैं, अभी तो थोड़ा सा हिस्सा है उत्तर प्रदेश का और बिहार का जो जिसमें वोट पड़ने वाली है 1 जून को, बंगाल में भी और पंजाब में भी। ये कहा जा रहा है कि जैसे पिछली बार 2019 में जो बालाकोट का इम्पैक्ट था, हर जगह पर बालाकोट का इम्पैक्ट था कि मोदी जी ने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा, वैसा इम्पैक्ट किसी विषय का इस बार नहीं हुआ है। हाँ, वैसा नहीं है इस बार। हम लोग ये सोच रहे थे कि राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा पूजा हुई है, प्राण प्रतिष्ठान जो पूजा हुई है, उसकी वजह से शायद बहुत बढ़िया इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन वो वैसा कुछ एटमॉस्फेयर बना नहीं इस बार। आप क्या कहेंगे इसके बारे में डॉक्टर ढोने? ऐसा है, जब इलेक्शन शुरुआत हुई तो मोदी जी को तो पूरा विश्वास था कि अपन जीत रहे हैं, तो उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा इसलिए नहीं उठाया। आपने देखा होगा राम मंदिर का उन्होंने ज्यादा मुद्दा ऐसा एकदम नेशनल लेवल पे उठाया नहीं। वो चाहते हैं कि राम के नाम से नहीं जीता हूं मैं तो खुद के मोदी के नाम से सरकार लाई, मतलब मोदी सरकार, मतलब जो राम को लाए हम उनको लाए नहीं। वो तो उससे भी ऊपर आ गए। अभी मोदी जी बोलते हैं कि राम का कुछ काम नहीं, अब राम का कुछ हो मुद्दा उठाने, मोदी के नाम से सरकार आई, ये दिखाना चाहते, इसलिए उन्होंने ये मुद्दा उठाया नहीं।
अब पूरे 4 चरण हो गए पूरे, तो उसमें कहाँ मुद्दा उठाया उन्होंने, सिर्फ लाए 500 साल के बाद लाए, इतना बोला। लेकिन वो तो इवेंट करने में इतने माहिर है बीजेपी वाले, पूरे देश में माहौल करते हैं। लेकिन मोदी जी ने कहा कि नहीं नहीं, राम को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, ये मोदी को क्रेडिट मिलना चाहिए, इसलिए राम को बाजू में रखो। ये बताइए, उनकी पॉलिसी। प्रदीप जी ने आपसे अभी एक सवाल पूछा था, हाँ। मैं उम्मीद कर रहा था कि उसमें आप जरा विस्तार से बात करेंगे, आप जरा बात को गोल कर गए। हाँ। सर आप नागपुर के पास हैं, आसपास ही है नागपुर। हाँ। की कोई ज्यादा दूर नहीं है। हाँ हाँ, ये क्या सही है कि इस बार आरएसएस के लोग जो है ज्यादा काम नहीं कर रहे बीजेपी के लिए? नहीं ऐसा देखिए, ऐसा है क्या? हेलो, आरएसएस के लोग मोदी के खिलाफ है, गडकरी जी के खिलाफ में नहीं है। नहीं, मैं गडकरी जी की बात नहीं कर रहा, मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि नड्डा जी ने अभी कहा मोदी जी के खिलाफ कि वी डोंट नीड आरएसएस, उनका हमें आरएसएस की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बोला नड्डा साहब ने 3 दिन पहले। हाँ हाँ हाँ, वैसे है उनका। तो मतलब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है सर कि मतलब वी डोंट नीड आरएसएस। हाँ वैसे उनको, उनके शिवसेना के मदद से वो पूरे महाराष्ट्र में आ गए। जी आए थे। हाँ बोला है बराबर। नहीं, शिवसेना की मदद से आए थे तो शिवसेना को मालूम पड़ गया ना कि इन्होंने हमें पायदान की तरह इस्तेमाल किया, और अभी आज की तारीख में बीजेपी हर जगह हो गई। देखिए और उन्होंने कमजोर पड़ गई। हाँ हाँ हाँ, तो आप जो बोल रहे हैं नागपुर का जो बोल रहे हैं ना, तो आपके मुताबिक 270 या 280 सीटें आएंगी इंडिया अलायंस की? हाँ आएंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वो जितने भी लोग आपकी इंडिया अलायंस में हैं वो टूटेंगे नहीं? नहीं नहीं टूटेंगे नहीं, वो पक्के जो है बीजेपी की वजह से पक्के। उनको कोई जैसे दिव्य दृष्टि आ जाएगी और वो कहेंगे कि मैं विकास में जुड़ना चाहता हूं मोदी जी के साथ, क्योंकि डॉक्टर संबित पात्रा ने तो कहा है कि मोदी जी जो है वो मतलब भगवान जगन्नाथ तो मोदी जी के भक्त हैं, ऐसा उन्होंने कहा। नहीं वही बोल रहा ना कि वो तो बीजेपी वाले तो ऐसे बताते हैं कि राम जो है, राम को मोदी जी की उंगली पकड़ के राम चल रहे हैं जी। और अभी वो बोलते जिनको राम को जिन्होंने लाया है उनको जनता लाएगी, ऐसा बोल रहे हैं ना वो। तो हमने राम को लाया, ये कहां से राम को लाए? और आपको एक बात बोलता हूँ कि ये जो मैंने बताया कि मोदी जी ये क्रेडिट, राम को भी क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि मोदी की गारंटी, मोदी की वजह से आई सरकारी दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो फंस गए वो। इसलिए अब ये मुसलमान, पाकिस्तान, ये सब जो बातें हो रही ये इसीलिए हो रही। राइट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट प्लेजर एज ऑलवेज टॉकिंग टू यू सर। लेकिन उस दिन आप जल्दी चले गए, हम तो वेट कर रहे थे आपके साथ बैठेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है आपको जल्दी जाना था। डॉक्टर धोने, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो मोदी की गारंटी प्रदीप जी? यस सर, 350 सीट बीजेपी की। धोनी साहब ने अच्छा इवेल्युएट कर दिया कि मोदी जी राम मंदिर पुनर्निर्माण की ज्यादा इसलिए बात नहीं की है कि मोदी इज बिगर देन द गारंटी इज मच, यू वांटेड टू विन ऑन मोदी गारंटी, नॉट ऑन श्री राम। जी, ऐसा बोला उन्होंने। तो ऐसा बोला उन्होंने। राम का प्रचार उतना हुआ नहीं जैसे पूरे, और बोले कि राम नहीं, राम जी के बारे में बात ही नहीं। यस, राम चुनाव के लिए मुद्दा नहीं है, मोदी जी ने बोला। राम मंदिर के बारे में इस बार बात ही नहीं हुई कहीं। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कहीं इस बार इन्होंने गलती तो नहीं कर दी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आदरणीय सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने शाइनिंग इंडिया कैंपेन बनाई प्रमोद महाजन जी की सलाह पर, और शाइनिंग इंडिया कैंपेन में वो हिंदुत्व को भूल गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि श्री राम को जितनी तवज्जो श्री राम को देनी चाहिए थी और राम मंदिर को देनी चाहिए थी उतनी नहीं दी गई इनकी कैंपेन में? कहीं ऐसा तो नहीं? सर, आई थिंक दे हैव डन देयर स्टडी वेरी वेल विद द बीजेपी इज कंसर्न्ड। आप महाराष्ट्र में भी आप देखो, विदर्भ में हम लोग बोल रहे हैं कि प्रकाश अंबेडकर है, यू नो मायावती इज देयर, सिमिलरली बहुजन समाज इज गोइंग टू टेक इट्स ओन वोट्स इन उत्तर प्रदेश। सर वो तो लेंगे। तो इफ दे वर यूनाइटेड देयर वाज स्टिल अ चांस कि एसपी कांग्रेस, अगर आज की तारीख में अगर प्रकाश अंबेडकर जी एमबीए के साथ होते तो कोई फोर्स नहीं है पूरे इकट्ठा कहीं पर इकट्ठा अगर होते तो बड़े आराम से 40 सीटें आती बिल्कुल एमबीए की। बताइए, इट वुड हैव बीन अ राउट फॉर द एनडीए। And so Prakash Ambedkar ji been every 99% of the constituencies he has fielded his candidates. Mayawati bhi everywhere they fielded the candidates, and these are the votes that कोई भी हो उसी को पड़ता है।
प्रकाश अंबेडकर वोट उसी को पड़ता है, मायावती का वोट उसी को पड़ता है। तो यू नो ऊपर के जो हम लोग सोच रहे हैं, द बीजेपी ये जो प्लानिंग किया है नाउ, चंद्रबाबू नायडू अभी जो वेव चल रहा है, आई थिंक यू नो इट इज कंप्लीटली इन फेवर ऑफ चंद्रबाबू नायडू, और उस वेव में बीजेपी के थोड़े से निकल जाएंगे, बट अल्टीमेटली नायडू हैज गेन्ड, इट्स एन अलाय। प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार आंध्र प्रदेश में बीजेपी की ज्यादा सीटें नहीं आई थी, सीटें नहीं आई थी। एग्जैक्टली, और नायडू जी को भी नहीं आए थे, इनफैक्ट देयर वाज 0। यस यस। तो इस बार अगर बीजेपी को 5 या 6 सीटें भी मिलती है वहां से, इट्स अ गेन, इट्स अ गेन, एंड इट्स अलाय इज गेटिंग अ लॉट ऑफ सीट्स फ्रॉम देयर। चंद्रबाबू नायडू इज गोइंग टू गेन, ऐसे कह रहे हैं कि स्वीप होने वाला है नायडू का। एंड नंबर 2, as far as Maharashtra is concerned, there is every possibility that the Congress Shiv Sena led MVA alliance may get a lot of more votes. Their vote share might go up, but there is a possibility that the BJP might still win by 5,000 votes somewhere, by 10,000 votes somewhere else, by 20,000 votes somewhere else. जो बीजेपी ने पहले 40% वोट पोल किए, 43% किए, उतने नहीं होंगे। लेकिन I don't see the BJP doing that badly the way people are saying. I don't think so. No, they have done their planning well and they are confident about what they have done, and it seems to be इसलिए जो issues लेना है वो issues ले रहे हैं, and the other way of looking at it is whenever they did Hindu Muslim like in Karnataka they lost. Yes. तो यूपी में the UP will be the key. Very frankly, Uttar Pradesh and Bihar will be the key. It all depends on the number of people who are at the rallies of Rahul Gandhi, Akhilesh Yadav, Rahul Gandhi, Tejasvi Yadav. If they are actually converted into votes, then the BJP is in trouble. Let's be very clear. But if they are not, well then, and even over there, Pradeep ji, Mayawati has got candidates everywhere. Everywhere. And 13 to 15% of the vote share she has, और जटा वोट उतना ही है। नहीं, जाटा वोट तो कहीं जाने वाला नहीं है, वो तो सीधा मैं बहन जी को बढ़ाएगा वो, सीधी बात है। Unless some miracle happens, I don't know. I mean, something strange happens, which I doubt very much. Because जाटा वोट यादव को नहीं पड़ेगा, क्योंकि जाटव versus Yadav is a rivalry which goes back hundreds of years, and it is not going to go away in just one election. And the greatest thing was, जैसे कृपा शंकर जी के जौनपुर में, how BSP changed the candidate. BSP changed the candidate to suit Mr. कृपा शंकर सिंह. Exactly. सीधी बात है। और इस बार जौनपुर से कृपा शंकर सिंह साहब जीत रहे हैं, इसके बावजूद कि ठाकुर समाज ने ये कहा था कि हम लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे, इसके बावजूद जीत रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट थिंक आई एम रॉन्ग बाय द वे, मिस्टर कृपा शंकर सिंह इज अ वेरी डियर फ्रेंड, आई होप ही विंस। बिल्कुल राइट, दैट्स जस्ट अबाउट इट एज फार एज वी आर कंसर्न, एंड इलेक्शंस आर ऑफ कोर्स one more phase left, that is the 7th phase of the election. That will be on the 1st of June, and on the 4th of June we will know who's forming the government. I think it will be Mr. Modi back again, even though the Congress might do better than they did last time, but not enough to challenge the BJP. That's what I have been saying from day one. Pradeep ji, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? That's it. I mean, it looks to me the BJP seems to have planned it so well, and it seems to me that unless the hand of God comes and hits the goal, it's going to be difficult to dissolve the BJP. And you still don't know, Pradeep ji, because the hand of God, I mean, everything is up to गांव घूम फिर के वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है सर, अगर मान लीजिए एनडीए की थोड़ी बहुत मेजोरिटी भी आ जाती है, सॉरी एनडीए की नहीं, इंडिया अलायंस की थोड़ी बहुत मेजोरिटी भी आ जाती है, किसको क्या मालूम कि इंडिया अलायंस के पार्टनर कब स्विच कर जाएं बीजेपी की तरफ। मतलब अगर महाराष्ट्र में 2 शिवसेना हो सकती हैं, 2 एनसीपी हो सकती हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता उस तरफ जा सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। Yes. वेल दैट्स जस्ट अबाउट इट। आप प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, अभी अभी घंटी बजी थी, जरा दोबारा बजा दीजिए। देयर यू आर, घंटी भी बज गई भाई, सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।